इस बुक को लिखते वक्त वॉरेन बफे की वर्थ $84.5 बिलियन थी, जिसमें से $84.2 बिलियन उनकी 50th बर्थडे के बाद ही एक्यूमुलेट हुई थी। बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट को शुरू करते हैं कंपाउंडिंग से। हाँ, कंपाउंडिंग कंफ्यूजिंग होती है, पर उसकी पावर को पहचानना ज़रूरी है। अब फिर से सुनिए। इस बुक को लिखते वक्त वॉरेन बफे की वर्थ $84.5 बिलियन थी, जिसमें से $84.2 बिलियन उनके 50th बर्थडे के बाद ही एक्यूमुलेट हुई थी। उनकी स्किल इन्वेस्टमेंट है, पर उनका सीक्रेट है टाइम। यस, दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसी के एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे साइंटिस्ट की अर्थ की नॉलेज अभी रिलेटिवली न्यू है, पर उन्हें ये पता है कि अर्थ पे पहले भी 4 से 5 बार आइस एज आई हुई है। तो अब आप सोचेंगे कि आइस एज किसी बहुत बड़े फोर्स से आई होगी, कोई हार्श विंटर या कोई नेचुरल डिजास्टर। आखिर वो क्या चीज़ थी जिसने धरती को ही फ्रीज कर दिया? फिर साइंटिस्ट को पता चला कि थोड़ा सा कूल समर, ना कि बहुत ही हार्श विंटर, इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। ये कुछ ऐसे काम करता है। जब समर्स इतनी वार्म नहीं होती कि पिछले साल की बर्फ़ पिघले, तो अगले विंटर्स में वो नई बर्फ़ पिछली बर्फ़ की परत पर जम जाती है, जिस वजह से अगले समर्स में उस बर्फ़ का पिघलना और मुश्किल हो जाता है। इससे कूलिंग बढ़ती है, जिससे और स्नोफॉल होती है, और कुछ हज़ार साल बाद अर्थ फ्रीज हो जाती है। तो देखा आपने, आइस एज किसी एक बड़े इवेंट का नतीजा नहीं है, बल्कि छोटे छोटे इवेंट के कंपाउंडिंग से ही आता है। और पैसा भी ऐसे ही काम करता है। बुक में मॉर्गन आगे कहते हैं कि अमीर बनने के तो बहुत से तरीके हैं, और उन सब तरीकों के बारे में बहुत सी किताबें भी लिखी गई हैं। पर अमीर रहने का तरीका ये सब लोग नहीं जानते। अमीर रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, कंजूसी और डर, इन दोनों चीज़ों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना। वो कहते हैं ना, अच्छी इन्वेस्टमेंट वो नहीं है जो आपको बहुत सारा रिटर्न दे, पर वो है जो आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकने दे। तो ये समझाने के लिए ऑथर 2 लोगों की कहानी सुनाते हैं। पहले हैं जेसे लिवरमोर। वो 1877 में पैदा हुए थे। 30 साल की एज तक उनकी वर्थ इन्फ्लेशन एडजस्ट करके $100 मिलियन थी। 1929 तक आते आते वो एक वेल नोन स्टॉक इन्वेस्टर थे, और फिर उस साल स्टॉक मार्केट का एक बहुत बड़ा क्रैश हुआ, जिससे ग्रेट डिप्रेशन आया। उस अक्टूबर 1929 की एक वीक में स्टॉक मार्केट की 1/3 से भी ज़्यादा वैल्यू वाइप आउट हो गई थी। लिवरमोर की फैमिली को लगा कि वो कंगाल हो गए हैं। पर उस दिन 29 अक्टूबर को जब लिवरमोर अपने घर पहुंचे, तो उनके बीवी बच्चे दरवाजे पर उनका इंतज़ार कर रहे थे। पर उन्होंने अपनी फैमिली को बताया कि लक और जीनियस के एक स्ट्रोक से उनकी वेल्थ वाइप आउट नहीं हुई है। उल्टा उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए आज तक का सबसे बेस्ट ट्रेडिंग डे था। पर जब लिवरमोर की फैमिली सेलिब्रेट कर रही थी, वहाँ एक और इंसान था जो न्यूयॉर्क की सड़कों पर परेशान होकर घूम रहा था। वो थे अब्राहम जमेंस्की। अब्राहम भी एक मल्टी मिलियनियर रियल एस्टेट डेवलपर थे, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में 1920s के टाइम पर एक फॉर्च्यून बना लिया था। और जैसे 1920s की इकोनॉमी बूम कर रही थी, उन्होंने भी अपना बहुत सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया। पर फिर 26 अक्टूबर 1929 को न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ ऐसा छपा, मिसेस अब्राहम अपने हस्बैंड को ढूंढ रही है, वो थर्सडे मॉर्निंग से लापता हैं। उसके बाद उनके बारे में किसी को कभी कुछ नहीं पता चला। उनकी कहानी वहीं ख़त्म हो गई। पर लिवरमोर की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश में तो वो बच गए, पर वो कॉन्फिडेंस से ओवरफ्लो कर रहे थे, और उन्होंने बड़ी बड़ी बेट्स लगानी शुरू कर दी। इवेंचुअली उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। उनकी वाइफ ने भी 1933 में उसी तरह से एक आर्टिकल छपवाया कि लिवरमोर कल दोपहर 3 बजे से लापता हैं। वो घर तो वापस आ गए, पर कुछ दिन बाद उन्होंने अपनी लाइफ ले ली। वक्त अलग था, पर इन दोनों लोगों में एक चीज़ सेम थी। वो दोनों अमीर होने में तो बहुत अच्छे थे, पर अमीर रहने में नहीं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बहुत अमीर लोगों के साथ ही हो सकता है। ये लेसन सब पर अप्लाई होता है, हर इनकम ग्रुप पर। गेटिंग मनी इज़ वन थिंग, कीपिंग इट इज़ अनदर। पैसा कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ता है, पर अमीर बनने के लिए ठीक उसका उल्टा होना पड़ता है। अमीर बनने के लिए डर, कंजूसी, ह्यूमिलिटी, इन सब का एक
हेल्दी कॉम्बिनेशन चाहिए, क्योंकि कंपाउंडिंग भी तभी काम करती है जब आप उस एसेट को ग्रो करने के लिए बहुत सारे साल दें। 1 साल में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10 साल में फ़र्क पड़ेगा, 50 साल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। पर 50 साल तक उस एसेट को रखने के लिए उसका सर्वाइवल ज़रूरी है। ज़रूरी है कि वो एसेट मार्केट के उतार चढ़ाव से बच सके। पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अमीर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका हर फाइनेंशियल डिसीजन सही हो। आप बहुत से गलत डिसीजंस लेकर भी अमीर बन सकते हैं। ये बात याद रखिए कि चीज़ों का फेल होना बहुत नॉर्मल है। ऑन एन एवरेज आप जितना सोचते हैं चीज़ें उससे भी ज़्यादा फेल होती हैं। तो बात हमेशा सही होने की नहीं है। हमेशा सही तो इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। बात है स्क्रू अप ना करने की। आप सब वॉरेन बफे की नेटवर्थ तो जानते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे बुरे इन्वेस्टमेंट किए हैं। बात सिर्फ इतनी है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए और मार्केट में बने रहिए। बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी के पार्ट 2 को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ये एक 6 पार्ट सीरीज़ है। आगे के पार्ट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।